ठीक है क्लास, ओके। तो जो बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस है बेसिकली वो क्या है, ये कंटिन्यूसली क्लोज लूप्स होती हैं। तो जैसे इस फिगर में आप देखेंगे कि ये जो फील्ड लाइंस है ये क्लोज लूप्स हैं ऐसे। और जो हमारा जो ये फिगर 3 है, ये हमारी क्या क्या थी हमारी, ये हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल की है। डाइपोल में क्या होता था, जैसे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है, ऐसे होती है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो कंटिन्यूस है ऐसे। फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में ये डिफरेंस है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस, किसी भी फील्ड लाइन पे अगर हम उस पे टेंजेंट बनाए तो वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। ठीक। थर्ड है द लार्जर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। इसके अगर आप ये फिगर देखो जो कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसमें जो अगर मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है क्रॉसिंग पर यूनिट है, जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो जैसे अगर हमने इसमें ये रीजन 1 और रीजन 2 देख ले रखा है, तो वो यही कह रहा है कि अगर यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग होगा रेदर देन यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर 2 के पास ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ये नियर इस सोलेनॉइड के है और ये फार है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ज़्यादा है। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, जो कि सिमिलर है हमारे इलेक्ट्रिक की तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, जो इसमें डायपोल में बना रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है कि बार मैग्नेट जो है हमारा इक्विवेलेंट होता है सोलेनॉइड की तरह। ठीक है, अगर ये फिगर हम देखें तो अगर ये सोलेनॉइड है, अगर हमने इसमें ले रखे हमारे की एन टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ और इसकी लेंथ 2L है, और अगर हमें यहाँ पर पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसके लिए क्या है कि हमने एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया dx, तो हमारा एक तरीके से सर्कुलर लूप बन गया हमारा, करेक्ट। तो हमारा एक तरीके से सोलेनोइड क्या हो गया, n इंटू डी एक्स, अगर हम पूरी एयर लेंथ के लिए कंसिडर करें, इतने हमारे टर्न्स होंगे। इसमें अगर हमने कंसिडर किया कि आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारा जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो हमारी ये फॉर्मूला होगा, dp इज इक्वल टू म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्र डिवाइडेड बाई 2 r माइनस एक्स प्लस ए स्क्र होल 3/2 की पावर। अब जो x है उसकी हमने यहाँ पे dx लिया है, अब हमें इसको
dx के लिए हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन हमारी क्या है, -1 से लेके -l से लेके +l तक। तो उसी का अगर हम लगाएं इंटीग्रेशन के लिए, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में हमारे पास ये आता है जिसमें कांस्टेंट है, उसके अलावा dx और x का जो वेरिएबल है वो हम वेरिएबल रखेंगे, और उसका जो इंटीग्रेशन लेंगे वो हम -l और l तक। इस केस में भी अगर हम r को, यानी कि इस डिस्टेंस को a से कंपैरिजन में बहुत लार्ज ले लें, यानी कि ये जो पॉइंट P है बहुत दूर है, जिससे कि ये a भी बहुत छोटा है और l भी बहुत छोटा है, तो इसकी कंडीशन में हम a को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं और l को भी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आती है b के लिए वो ये आती है कि म्यू नॉट n i 2l a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब। जैसे हमने और अगर हम एक टर्म डिफाइन करें मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है हमारी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू क्रॉस सेक्शन करंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको हम लिख सकते हैं m 2l जो उसकी लेंथ है, करंट I, क्रॉस सेक्शनल एरिया m a स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में हमारी b की वैल्यू क्या होगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट 2m 4 पाई r क्यूब। इसमें किसी को डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन? हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो एटलीस्ट मेरे क्वेश्चंस या जो मैं पूछूं तब एटलीस्ट कोई रिप्लाई करता रहे, क्योंकि ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग कनेक्टेड हैं और मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है। ओके सर। ठीक है, तो मेनली इसमें जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो जनरली यही आएंगे कि कोई ऐसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तरीके से बेसिकली ये मैग्नेटिक नीडल है जो हमारी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, और इसका एंगल यहाँ पे एंगल थीटा है। ये इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो हमने जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि हमारे पास टॉर्क इसमें ऑब्जर्व होता है, तो इस केस में भी नीडल में टॉर्क लगेगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी m इंटू बी। और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यानी कि अगर इसका मैग्नीट्यूड लें तो टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो इस केस में क्या होता है, ये बेसिकली ऑसिलेट करती है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। बेसिकली ये सिंपल है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में इक्विलिब्रियम में दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन बनती है इनर्शिया और जितना थीटा था जो कि उसके एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, उसका डिफरेंशिएशन
in terms of time is equal to minus mb sin theta. तो ये कह रहा है कि माइनस साइन इसलिए है क्योंकि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, बेसिकली एक टॉर्क लगेगा जो डिफ्लेक्ट करेगा इसको, जो कि अलाइन नहीं करने दे रहा उसको, ठीक है, और रिस्टोरिंग उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए करेगा। तो दो टॉर्क कर रहे हैं इसमें। तो ये नेगेटिव साइन इसलिए कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर हम थीटा की वैल्यू हम मतलब कि थीटा जो है, एंगल जो है छोटा है, स्मॉल है, तो हम साइन थीटा को हम थीटा ले सकते हैं। ये आप मैथमेटिकली के उसमें आप याद रखिए कि बस अगर थीटा की वैल्यू कम है, छोटी है, तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली होता है थीटा। ठीक है, तो अगर हम उसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारा आता है डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा in terms of dt square is equal to minus m b theta divided by moment of inertia, जो कि एक हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करें तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एम बी आई, एम बी डिवाइडेड बाई आई। और टाइम पीरियड क्या हो जाता है हमारा हमारा होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी। अगर हम उसको सॉल्व करें तो हमारा t इज इक्वल टू हो गया 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई एम बी। और यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें जो कि हमारा बी है, तो हमारा आएगा 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई एम टी स्क्वायर। आप इन फॉर्मूलोज को याद रखिएगा, इससे याद रख लेंगे तो इसी से हमारा टी भी निकल आएगा और हमारा ओमेगा भी निकल आएगा। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी सिमिलर होगी जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में होती थी। ठीक है, टॉर्क इनटू हमारा उसमें क्या होता था, टॉर्क इनटू डीएल, इस केस में डी थीटा। तो टॉर्क हमारा था एम बी साइन थीटा डी थीटा, जो कि हमारा फाइनली आएगा उस सेम टर्म में। हमारे इसमें बी और ई होता था, यहाँ पर बी आएगा माइनस एम डॉट बी। ये डॉट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड में अगर हम लिखेंगे तो माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, यस सर। अब हम इसको जैसे देखें कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो हम वैसे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो हम एनालॉजी एनालॉजी देखते हैं दोनों के बीच में कि भाई दोनों के बीच में कैसे है। तो हमारे पास क्या दिखता है कि E जो है वो एक तरीके से बहुत सारे फार्मूलों में E हम B से रिप्लेस कर रहे हैं। और डायपोल में जैसे हमने हमारे पास डायपोल मोमेंट P होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट M है। और हमारा कांस्टेंट जो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था। और बी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा म्यू0/4 पाई हो रहा है। करेक्ट, यही चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं सारे फॉर्मूलाज में। तो इसी की एनालॉजी लेते हुए हम अगर बार मैग्नेट का हम इक्वेटोरियल फील्ड निकालें, यानी कि फील्ड हमें वहां निकालनी है, इक्वेटोरियल प्लेन में हमें अगर फील्ड निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू0 m 4 पाई r³
और अगर मैं बार मैग्नेट के एक्सेस पे निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला होगा म्यू नॉट 4 पाई 2m r क्यूब। इक्वेटोरियल फील्ड्स और एक्सियल फील्ड याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने निकाली थी डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए डायपोल के एक्सेस पे निकालते थे और इक्वेटोरियल पे निकालते थे। करेक्ट। उसी तरीके से अगर हम बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल फील्ड के लिए लिखना है तो हमारा है म्यू नॉट m 4 पाई r क्यूब, और एक्सेल फील्ड के लिए निकलना था म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2m r क्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जीरो होता है, चाहे वो कंटिन्यूस हो या क्लोज लूप्स हो। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था कि फ्लक्स इनटू फ्लक्स जो होता था ई इंटू डॉट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता था, और जो उसके बीच में जो है क्लोज लूप, अगर क्लोज्ड हमारा सरफेस है तो विद इन क्लोज सरफेस के बीच में हमारा पोटेंशियल जीरो होता था, सेम पोटेंशियल होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इस केस में भी हमने ये कंसिडर किया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने गॉसियन सरफेस लिया है, तो इसमें इस गॉसियन सरफेस में उसने एक एलिमेंट लिया है डेल्टा एस, इस क्लोज सरफेस का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा हमारा इसमें? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी इंटू डॉट एस। तो जो नेट फ्लक्स होगा, जो कि बेसिकली सारे इस डेल्टा एस के लिए, तो उसका सारा सबमिशन होगा इस पूरे गॉसियन सरफेस के लिए अगर हमें निकालना है तो। और हमने कहा कि उसके फाइनली जो जीरो वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। तो यही डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड दैट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ द फैक्ट दैट कि हमारे पास मैग्नेटिक पोल जो हैं वो सिंगल नहीं होते, मोनोपोल नहीं होते, इसीलिए डिफरेंस दिखता है हमें। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज से हमारी हम डायरेक्शन लेते हैं, ओरिजिनेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज में हम मानते हैं कि वहां पे एंड हो रही है। पर ऐसा सिंगल पोल जो है या सिंगल चार्ज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा दोनों पोल साथ में है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम कोई भी ऐसी मैग्नेट नहीं बना सकते जिसमें कि सिर्फ नॉर्थ पोल हो या सिर्फ साउथ पोल हो। तो ये गॉसियन जो लॉ है फॉर मैग्नेटिज्म वो इसी कारण से कि मोनोपोल नहीं है हमारे पास, कि इसीलिए द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, क्योंकि हमारे पास दोनों ही कंसिडर हो जाते हैं, नॉर्थ पोल भी साउथ पोल भी। ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म। ये आप सब लोगों को भी पता है कि भाई अर्थ भी एक बहुत बड़ी मैग्नेट है खुद में ही। तो जो अराइज हो रही है वो किस लिए हो रही है? क्योंकि हम अर्थ के कोर में हमारे पास मोल्टन आयरन और निकल है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है अर्थ में। और इस इफेक्ट को हम डायनामो इफेक्ट बोलते हैं। दिस नोन एज डायनामो इफेक्ट। इस केस में एक चीज जो है वो ये है एक मैं 1 मिनट में आया। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इस केस में क्या है कि अगर आप देखेंगे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हम ये शो करते हैं कि नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है और साउथ में पोल से वो बाहर आ रही है। बस ये एक चीज याद रखिएगा इसमें। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्सेस है वो हमारे जो ज्योग्राफिकल एक्सेस है उसके बीच में 11.3 का एंगल है। इसीलिए ये मैग्नेटिक इक्वेटर जो है वो अलग दिखा रखी है और ज्योग्राफिक इक्वेटर अलग है। इन दोनों के इक्वेटर के बीच में भी 11.3 का एंगल है। वो चीज नेक्स्ट उसमें है कि भाई मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डिप क्या है। तो आप लोगों ने सबने कॉम्पास तो देखा ही होगा। कॉम्पास अगर देखा नहीं है तो एटलीस्ट पढ़ा होगा कि बेसिकली कॉम्पास हम होती है, उसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है, और अगर हम कंपास को अगर हम प्लेस स्टैंड करें तो वो हमें डायरेक्शन बताती है किस तरफ नॉर्थ है किस तरफ साउथ है। और वो भी हमने इस बात में पढ़ लिया है क्योंकि वो अलाइन कर लेती है हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो इसलिए हमें वो डायरेक्शन बताती है। तो इसीलिए अगर हम जैसे मैग्नेटिक नीडल लें तो एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड नॉट शोन बाय कंपास नीडल, इसी को हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और सिंपली डिक्लिनेशन बोलते हैं। ये ट्रू नॉर्थ है और ये हमारे नीडल का नॉर्थ डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच के एंगल को हम डिक्लिनेशन बोलते हैं। ये जो डिक्लिनेशन है ये लैटिट्यूड्स पे डिपेंड करता है। ये हायर लैटिट्यूड पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर के पास वो कम होगा। तो इसलिए अगर यूरोप में डिक्लिनेशन ये ज़्यादा होगा, इंडिया में कम होगा, क्योंकि इंडिया जो है इक्वेटर के नियर है।
और ये अगर हम इस मैग्नेटिक नीडल को परफेक्टली बैलेंस कर दे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ भी एक एंगल बनाएंगी जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या फिर इंक्लिनेशन। तो ये जो डिप एंगल है वो क्या है, हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हम पढ़ रहे थे इक्वेटोरियल प्लेन के लिए, वो हमारी बनती है ज्योग्राफिकल सरफेस ऑफ अर्थ के साथ। तो अगर हम जैसे ये डायरेक्शन ले, इसमें ट्रू नॉर्थ ये है हमारा, ठीक है। और हमारे मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ की इक्वेटोरियल प्लेन में हमारी इसकी डायरेक्शन ये है। तो इसके हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमारा जेड ई बी साइन इन ऑफ इंक्लिनेशन, जो हमारा इंक्लिनेशन है वो एंगल हमारा ये है जिस फिगर में दिखा रखा है। और हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, एच ई बी ई कॉस आई। तो हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे निकाल सकते हैं, टेन आई इज इक्वल टू जेड ई डिवाइडेड बाई एच ई। इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वजह से ही हमारे क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ पोल होगा वो नीडल का टिल्टेड होगा डाउनवर्ड्स। ये इसमें तो हमें डिक्लिनेशन दिख रही है, एंगल नहीं दिख रहा, इंक्लिनेशन नहीं दिख रहा। पर अगर हम इंक्लिनेशन की बात करें तो नॉर्थ स्फीयर में नॉर्थ पोल जो होगा वो डाउनवर्ड्स की तरफ टिल्टेड होगा, और उसी तरीके से साउथ हेमिस्फीयर में साउथ पोल नीडल का डाउनवर्ड टिल्टेड होगा। किसी को कोई डाउट अभी तक, कोई क्वेश्चन? सर सर ये फिगर को एक बार फिर से समझाइएगा सर। इस फिगर को, यस सर। ये फिगर ये है कि जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, जो इक्वेटोरियल प्लेन में जो हमारी है, उसकी डायरेक्शन ये है हमारी। अगर हम डायगोनल लें इस क्यूब का या इस कर्वबॉइड का, तो ये फील्ड है, ठीक है। अब इसके हमारे दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बनेगा जो हमारा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, करेक्ट। तो ये एच ई है जो हमारा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड का, और जेड ई जो है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और ट्रू नॉर्थ उसके बीच में जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं, या डिक्लिनेशन बोल लो। और इसी तरीके से हमारे जो एंगल है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एच ई और बी के बीच में है, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है। यही हमने पढ़ा था ऊपर कि जो निडल है जो कि हमारी एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको एंगल ऑफ डिप बोलते हैं या फिर इंक्लिनेशन बोल सकते हैं उसको। तो बस उसने फिर, अब ये जेड इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी कि जेड इज इक्वल टू बी साइन आई। आई यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। एच ई क्या है, बी कॉस आई है। और जो टेन, इससे हम फिर टेन निकाल सकते हैं, टेन आई
यानी कि अगर हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना हो तो हम, अगर हमें जेड ई और एच ई पता है तो निकल आएगा। ठीक है। यस सर, क्लियर है सर। नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन क्या है बेसिकली, कि जितना भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट है डिवाइड पर यूनिट वॉल्यूम, यही हमारा मैग्नेटाइजेशन है। और ये एक वेक्टर है, क्योंकि हमारा मैग्नेट जो कि मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारा वेक्टर होता है, इसलिए मैग्नेटाइजेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। उसकी डायमेंशन जो है हमारी, इसकी इसकी डायमेंशन और फिर वॉल्यूम। सर एन अपॉन में ए, वन हाँ अपॉन में अभिषेक, एल ए। सर एम क्या है सर, वो मास है? ये नहीं सर, यही राइट वाला एम, स्मॉल राइट एम। वाला मैग्नेटिक मोमेंट। हमने मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर पढ़ा था ना। यस सर। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था। ये रहा, एम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एन टर्न टू एल। इनटू करंट इनटू टोटल। क्रॉस सेक्शनल एरिया। यस सर। तो इसे अर्थ के केस में कैसे निकालेंगे? मैं समझा नहीं। अर्थ के केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट तो होगा नहीं ना, तो अर्थ के नो केस में सर। तुम इसलिए पूछ रहे हो उससे। अर्थ के केस में तो हमारे पास, हमें उसकी मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी strength, हाँ, हमें पता होगी। सर तो हमें ये बी, ज्यादातर हमें ये दी होगी, ये बी। ठीक है। यस सर। एक्चुअली में हुआ क्या है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने उसका नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, करेक्ट। ऊपर एरिया था, नीचे वॉल्यूम में, तो यानी कि एक लेंथ रह गई, करेक्ट, एक एल रह गया, यस सर। उसी का -1 आ गया। और ऊपर करंट था मैग्नेटिक मोमेंट में, एम्पियर। यस सर। कोई एम्पियर आ गया। ठीक है। हम्म। तो ये इसमें हो गया, अगर यूनिट यूनिट में बात करें तो एम्पियर, और लेंथ हमारी मीटर में होते ही है, तो m-। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे एक हम कंसिडर कर रहे हैं, एक लॉन्ग सोलेनोइड है जिसमें n टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, और वो करंट कैरी कर रहा है I। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला हम ये याद रखेंगे कि बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एन आई। ये हमने शायद पिछले उसमें पढ़ा था, पिछले चैप्टर। अब उसने प्लस उसने एक और कंसिडरेशन ले ली कि अगर जो हमारा सोलेनोइड है वो फील्ड है किसी मटेरियल से जो कि हमारा नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन देता है, तो हमारी यानी कि एक और मैग्नेटिक फील्ड हो गई उस वजह से, उसको उसने कंसिडर किया है बी एम, जो कि हमारे अंदर के मटेरियल की वजह से होगी।
तो फाइनली हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B इजिकल टू बी नॉट प्लस बी एम। ये बात समझ में आई? यस सर। तो कहता है कि जो बीएम होता है वो हमारा जो होगा मैग्नेटाइजेशन के लिए डिपेंड होगा, जो कि उस मटेरियल पे डिपेंड करता है, और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी एम इजिकल टू म्यू नॉट एम, जो कि हमारा म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, जो हमारे बायो-सावर्ट लॉ की तरह में प्रेजेंट होता है। इसी इसी उसमें उन्होंने एक और वेक्टर फील्ड H इंट्रोड्यूस की, जिसको हम कह रहे हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। वो कैसे डिफाइन होती है? H इज इक्वल टू बी म्यू नॉट माइनस एम। जो डायमेंशंस होंगे वो H के M जैसे ही होंगे, मैग्नेटाइजेशन जैसे ही H के होंगे। और फिर अगर डायमेंशन वैसे हैं तो यूनिट भी सेम ही होगी। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से उसने एक और डायरेक्शन निकाली, मैग्नेटिज्म इज इक्वल टू जाई चाई एच, जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और इसको कहते हैं मैग्नेटिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स। और इसी की वैल्यू पे डिफाइन हो रहे मटेरियल कि अगर स्मॉल और पॉजिटिव है तो पैरामैग्नेटिक है, और स्मॉल और नेगेटिव है तो वो डायमैग्नेटिक है। चाहिए इंटू एम एच, या फिर म्यू नॉट म्यू आर एच, जो जहाँ पे कि म्यू आर क्या है, 1 प्लस चाहिए। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। अब वही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की है, डायमैग्नेटिज्म। तो इसमें ये इसमें मेन यही है कि एक जो प्रॉपर्टी ऊपर बोले कि चाई की वैल्यू इसमें स्मॉल और पॉजिटिव होती है, सॉरी डायमैग्नेटिक में स्मॉल और नेगेटिव होगी। तो ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं क्या करते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट में मूव करने की। और कुछ एग्जांपल हैं, बाइस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन। इसी में एक और चीज है कि बेसिकली जो बहुत ही ज़्यादा यूज डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो है हमारे सुपर कंडक्टर्स। अगर इन मेटल्स को, सुपर कंडक्टर्स को हम बहुत लो टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो ये दोनों ही चीज़ें एग्जिबिट करते हैं, परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिक। इस केस में इनके पास म्यू आर 0 हो जाता है, जब और चाई -1 है। सर ये स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सर ये समझ नहीं आया सर, इनकी टेंडेंसी सर। स्ट्रॉन्गर कहाँ होंगी? हमारे पोल्स के पास होंगी, अभिषेक, यस सर। है ना?
और वीकर पार्ट जितना हम दूर जा रहे हैं। तो ये इनकी मटेरियल की टेंडेंसी यही होती है कि बेसिकली ये पोल से रिपेल करते हैं और मूव करते हैं फार फ्रॉम, अगर हम बार मैग्नेट कंसिडर करें। पोल से रिपेल करते हैं और जब पोल से दूर जाते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मूव कर रहे हैं रिपेल basically। करें। हाँ ठीक ठीक है, है सर। हम्म। यही है बेसिकली कि मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट। मुझे नहीं पता कि मतलब अभी भी वो एग्जाम वो एक्सपेरिमेंट होता है मैग्नेटिक बार मैग्नेट और इस मैग्नेटिज्म को लेके क्या क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं प्रैक्टिकल में? मेरा मतलब है प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है। तो हमारे टाइम पे कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, आप लॉकडाउन में थे? नहीं, नहीं लॉकडाउन में सर, कैसे, क्यों लॉकडाउन नहीं में हुआ? नहीं थे सर। क्यों नहीं हुआ अभिषेक? प्रैक्टिकल तो वैसे होते नहीं हैं होता है। फिजिक्स के। सर हमारे सर ऑप्टिक्स के हुए थे प्रैक्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड का कोई नहीं हुआ? नो सर, एक भी नहीं हुआ था। बार मैग्नेट की आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ नहीं की, नो मतलब सर। कॉम्पास लेके किसी या चीज का नहीं होता है। क्या चीज? कुछ नहीं कर होता है सर। अच्छा, किसी ने भी प्रैक्टिकल नहीं किया मैग्नेटिज्म के? नहीं सर, कराते ही नहीं नहीं। है पर। अच्छा, तो अभिषेक फिर उसमें फाइनल में प्रैक्टिकल क्या आया था? फाइनल में सर एक तो वो आया था, पोटेंशियोमीटर, हम्म। ओ मीटर ब्रिज। हम्म। मीटर ब्रिज आया था, और ऑप्टिक्स का आया था सर वो, डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम ओके। ग्लास स्लैब। हाँ। सर ये दो ही थे सर। आधे बच्चों ने वो किया था मीटर ब्रिज, आधे बच्चों ने वो किया था ग्लास ओके, स्लैब। ठीक है। पर यही होता था बेसिकली कि बार मैग्नेट के होते थे मैग्नेटिज्म को लेके फील्ड लाइंस। और जैसे मैं एक्चुअली में इसलिए कह रहा था कि अगर हम स्प्रिंकल करते हैं आयरन को, तो हमें पता है कि वो फैल जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जैसी हैं वैसे ही उसकी वहां वहां पे कंसंट्रेट हो जाता है। पोल्स के पास ज्यादा होता है अगर हम आयरन के छोटे छोटे पीसेस डालेंगे, और अगर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है वहां पे कम होता है। तो वो उसी का एग्जांपल मैं दे रहा था। यस सर। तो ये सुपर कंडक्टर की जैसे हम बात कर रहे थे, सुपर कंडक्टर रिपेल मैग्नेट और रिपेल्ड बाय मैग्नेट एक ही बात है, क्यों न्यूटन थर्ड लॉ। द phenomenon of perfect diamagnetism in superconductor is called Meissner effect। जस्ट स्टेटमेंट याद रखना, ज्यादा कुछ मतलब कि अगर मुझे डाउट है कि ऐसे स्टेटमेंट्स वगैरह क्वेश्चन नीट में आते हैं, पर फिर भी कहीं पर पूछा जाए तो। पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म हमने क्या पढ़ा था, जो कि स्मॉल और पॉजिटिव हो। किसकी? चाय की वैल्यू। तो पैरामैग्नेटिज्म की सब्सटेंसेस वो कह रहा है कि गेट वीकली मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बहुत वीक है पर फिर भी मैग्नेटाइज हो रहे हैं। तो यानी कि ये बेसिकली क्या हो रहा है, टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, पर बहुत वीकली अट्रैक्ट होते हैं। और एग्जांपल दिए हैं कुछ, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। इसमें एक चीज है कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो इसी के लिए ही बेसिकली
हमारा क्या है, m इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू c, जो कि c क्या है, ये क्यूरीज कांस्टेंट है। तो क्यूरीज के एक्सपेरिमेंट पे ही उसने ये बेसिकली डिराइव किया। उसने जब एक्सपेरिमेंट किए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, तब मैग्नेटिज्म के लिए जो उसने मैग्नेटाइजेशन के लिए फॉर्मूला निकाला, m इज इक्वल टू c b नॉट बाय टेम्परेचर, जहाँ पे चाई जो है, चाई जो हमारा c म्यू नॉट टेम्परेचर, जो कि हमारा क्यूरी लॉ है। ठीक है। और तीसरी तरह के हमारे जो सब्सटेंसेस है, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरो से ही समझ में आता है कि आयरन है, तो बेसिकली ये तो अट्रैक्ट स्ट्रांगली होगा ही होगा। तो ये वो मटेरियल है जो कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से मूव करते हैं टुवर्ड्स स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट है। इनकी प्रॉपर्टी भी मैग्नेट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हाई टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेट बिकम पैरामैग्नेट। और यहीं पे एक टेम्परेचर डिफाइंड है, द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिज्म टू पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, उसके लिए ही एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, चाई इज इक्वल टू सी टी माइनस टी सी। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे मटेरियल्स हैं। डायमैग्नेटिज्म, जो कि हमारे स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ है, यानी कि एक तरीके से वो रिपेल कर रहे हैं बार मैग्नेट को। पैरामैग्नेट हैं जो वीकली हैं, और फेरो जो है जिसमें मेनली आयरन कंटेंट्स है, वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हैं, यानी कि वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ मूव कर रहे हैं, जो यानी कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक डेफिनेशन थी कि बेसिकली क्या है कि जो रूम टेम्परेचर पे अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉन्गर पीरियड टाइम पीरियड पे मेंटेन कर रही है, वही हमारी परमानेंट मैग्नेट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमारी है, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट से जो हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती हैं, वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मैंने कहा था इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, कुछ हैं कि अगर पहला एग्जांपल है, एक मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट इतनी दी हुई है, 2 × 10⁴ is free to rotate in horizontal plane, जो कि horizontal plane where magnetic field is this, इतना टेस्ला है। find the work done to rotate the magnet slowly from a direction parallel to field to direction 60° from the field। यहाँ पे जो बेसिकली जो हमारा वर्क डन क्या होता है, जितना हम उसमें एंगल हम चेंज कर रहे हैं, ताकि हम जो कि उसी के लिए हम अपना फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स इनटू हमारा जितना हमने डिस्प्लेसमेंट या इस केस में एंगल को हम जितना रोटेट कर रहे हैं, तो एम बी cos⁡θ1 माइनस cos⁡θ2। तो वही मैग्नेटिक मोमेंट उसने दे रखी है,
बी भी दे रखी है, पैरेलल बोला उसने, तो यानी कि पैरेलल है, तो यानी कि थीटा 0 हो गया टू ए डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री, तो cos 60, सीधे सीधे वैल्यूज रखनी है और आंसर इसमें आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट? नो सर। अगला अगला एग्जांपल है कि अगर हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, जहाँ पे हमें एंगल ऑफ डिप दे रखा है 60 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है अर्थ का। अब हमें बी एच दे रखा है, हॉरिजॉन्टल मतलब बी एच, और डिप दे रखा है। तो हमारा बी एच क्या था? बी एच इज इक्वल टू बी कॉस एंगल ऑफ डिप। तो वहीं से मैंने उसमें सारी वैल्यूज रख के हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। बी इज इक्वल टू 0.6 जी। ऐसे एक और क्वेश्चन सर है ये जी मैग्नेट। है सर? क्या चीज? सर ये जी ग्रेविटी है क्या? हाँ, नहीं ये जी ग्रेविटी है। नहीं, मुझे मुझे भी ये याद नहीं आ रहा कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए जी क्या है। इसको मैं देख के बताता हूँ मैं। ठीक है सर। अगले एग्जांपल में क्या है? मैग्नेटिक नीडल है, तो उसने डायरेक्शन दिया है 3.5 वेस्ट ऑफ जोग्राफिक नॉर्थ। और एक और नीडल है, free to rotate in vertical plane parallel to magnetic medium, has its north tip pointing down at 18 degree with horizontal। ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ उसका डिप है 18 डिग्री का। The magnitude of horizontal component of Earth's magnetic field at place is 0.4 G। अब दोबारा से उसने वही पूछा है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। उसने कॉस की वैल्यू दे रखी है उसने 18 की, तो फिर वही इक्वेशन है, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप 18 है, कॉस 18 की वैल्यू उसने दे रखी है, तो बस बी निकल आया। ये एक इक्वेशन है, उसने क्या रखा है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अंडर रूट 3 टाइम्स मैग्नेटिक magnitude of horizontal component. What is the value of angle of dip at that place? तो हमने पढ़ा था tan, हमने tan i पढ़ा था ना, तो बस वही है। tan i इसने अंडर रूट 3 दे रखा है, तो यानी कि हमारा आ गया 60, क्योंकि अंडर रूट 3 दे रखा है। तो इस चैप्टर से मतलब कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये मुझे अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें ऐड करने हैं, मैं ऐड करके ये नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। सर मेरे पास है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा सर। ठीक है, भेज दीजिए। पर मेरा वही है कि आप लोग, जब मैं नोट सेंड करता हूँ अभिषेक और बाकी लोग भी, आप लोग ये सब क्वेश्चंस ट्राई करिए। जितने क्वेश्चंस ट्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वो टॉपिक क्लियर होगा और उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। उसमें फिर जो डाउट्स होते हैं वो हम क्लास में डिस्कस करें।
क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अच्छा मेरे ख्याल से एटलीस्ट आप ये जो ऊपर के टॉपिक्स हैं ये सब आप लोगों ने एक बार तो पढ़ ही चुके होंगे, क्योंकि ये बोर्ड के लिए तो आप पढ़ ही रहे हैं। उसमें आपको जो डाउट है वो आप पूछिए। हाँ, ये चैप्टर मैं आपको पहले नहीं भेज पाया था, अगला चैप्टर मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले भेज दूंगा, वीकेंड तक भेज दूंगा। तो अगला चैप्टर हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर 6। तो इसमें आप अपनी तरफ से भी सीबीएसई से एटलीस्ट बुक से आपने पहले पढ़ रखा होगा, टॉपिक देख लीजिए उसमें से, ताकि हम जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करें। उसमें जो डाउट्स हैं वो हम ज़्यादा डिस्कस करें रेदर देन उस टॉपिक को समझने के। अगर बिल्कुल नहीं समझ में आया तो ठीक है, डिस्कस करेंगे, पर कोशिश ये है कि हम उसको जल्दी जल्दी कवर करते जाएं। ठीक है। ओके सर। सर। ये- इस ये टॉपिक मतलब कि अगला चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते होंगे। मैंने क्वेश्चन पेपर देखे नहीं है, पर टॉपिक ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक आप लोगों के टेस्ट सिर्फ बायोलॉजी के हुए हैं। कितने टेस्ट हुए हैं बायोलॉजी के? 2। 2। आप लोगों को मार्क्स मिल गए दोनों के? नो सर, 8 मिले परसेंट मिले। अच्छा, जो टेस्ट हुआ था वो दोनों का हुआ था, मतलब कि बॉटनी जूलॉजी दोनों मिला के हुआ था, किसी एक का हुआ था? सर 2 नहीं सिर्फ अभी जूलॉजी चैप्टर। दोनों मिला के हुए थे। ओके। और मार्क्स कैसे थे आप लोगों के, जिस टेस्ट में भी मार्क्स पता चले हैं? वेरी क्लियर। क्या चीज? बहुत सही नहीं था बहुत सर। बहुत कम थे? यस सर। यानी कि आप लोग मतलब कि उतनी मेहनत मतलब नहीं कर रहे हैं, मैंने जो टेस्ट किया था उसका रिजल्ट नहीं आया। उसका रिजल्ट नहीं आया। ओके, ठीक है। क्योंकि सर मैंने ईमेल आईडी दूसरी डाल दी थी, तो सर के पास वो सबमिट नहीं हो पाया था सर, उस वजह से आया नहीं मेरा रिजल्ट। ओके, ठीक है। ठीक है, मैं तो आज के लिए इतना ही था। ये क्लास है, मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ऐड करके इसमें। आप एटलीस्ट जरूरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिए, और जो भी असाइनमेंट मिलती है उसको करिए, तो आपकी प्रैक्टिस हो, और जो आपके डाउट्स हैं वो आप हम पूछे। ओके। ठीक है, ओके, थैंक्स एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।